हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए है। ये DSSB, KVS, आर्मी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक वीडियो के साथ हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालेंगे और आप सबको मुझे सपोर्ट करते चलना है ताकि मैं मोटिवेट रहूं आगे फ्री वीडियोस डालने के लिए। अंतिम खाते। अंतिम खातों से आशय उन खातों से है जो किसी संस्था के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य संस्था की पूरे वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना होता है। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हम ईयर के एंड में बनाते हैं और उसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हम प्रॉफिट लॉस को देखें कि हमारे बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, और फाइनेंशियल जो इसी कंडीशन है वो क्या है। कि इसीलिए हम इनको ना दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरा बनाते हैं हम आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट। व्यापार खाता होता क्या है? व्यापार खाता वह खाता होता है जिसके द्वारा सकल लाभ एवं सकल हानि को ज्ञात किया जाता है। यदि व्यापार की बिक्री व्यापार के खर्चों की अपेक्षा अधिक है तो वह सकल लाभ होगा। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड करते हैं। यदि व्यापार की बिक्री है व्यापार खर्चों की अपेक्षा अधिक है, अगर हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारी सेल्स होती है तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और अगर हमारी बिक्री खर्चों से कम होती है तो वहाँ पर लॉस होता है, ग्रॉस लॉस होता है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम। ओपनिंग स्टॉक, इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो यहाँ पर नेट परचेज आ जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे ये डेबिट साइड की आइटम्स हैं। क्रेडिट साइड में हमें बाय सेल्स से हम सेल्स रिटर्न को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी नेट सेल्स आ जाएंगी। क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस आ जाएगा इधर। ओके, क्लियर। लाभ हानि खाता, ये खाता लेखांकन अवधि में शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है ना, उसके लिए हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। लर्नर्स, एक्चुअली क्या है, मेरा ना 6 मंथ्स का बेटा है और ये प्ले कर रहा है, और ये बच्चा है ना साइलेंट होता ही नहीं है, इसको बस रहता है कि मैं खेलता रहूँ, इसकी एक्टिविटीज़ ये बढ़ रही हैं। हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम करेंगे डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस, बीडी, एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टोरेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाएगा हमारा। बैंक चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, बैड डेब्ट्स, पैकिंग एक्सपेंसेस, सैम्पल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट। फिर हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, डिस्काउंट, नेट लॉस। मतलब हमारी डेबिट एंड क्रेडिट साइड में जो जो आइटम्स आनी है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट करेंगे मुख्य समायोजनाएं, मतलब जो हमारी मेन एडजस्टमेंट हैं वो क्या है। अंतिम खातों में समायोजनाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण समायोजनाएं, उनका व्यवहार निम्न प्रकार है। मतलब जो हमारी एडजस्टमेंट होती है ना, उनका एक ना इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जो भी हमारा मतलब उसके अंदर बढ़ रहा है घट रहा है, जो भी चीज़ें उसके बारे में होती हैं तो हम उनको ना पॉइंट्स में दे देते हैं। सबसे पहले क्या है कि वर्ष के अंत में जो हमारे ईयर के एंड में जो माल बिकने से रह जाता है उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। कि जो कि हमारा गुड्स हैं वो अभी परचेज नहीं हुई हैं और वो हमारी बची हुई हैं तो हम उनको क्लोजिंग स्टॉक में कहेंगे।
इसका मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर किया जाता है। अंतिम रहतिया तलपट में नहीं दिया होता, ये हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता बल्कि नीचे समायोजनाओं में दिया होता है। इसका एक लेखा व्यापारिक खाते क्रेडिट पक्ष में किया जाता है, दूसरा लेखा आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति पक्ष में किया जाता है। मतलब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, उसमें तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। दूसरा लेखा जो हम इसका करेंगे वो बैलेंस शीट में संपत्ति, मतलब ये हमारी एसेट होती है क्योंकि हम इसकी पेमेंट कर चुके हैं और ये भी हमारा यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हमारी संपत्ति होती है। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया हो तो इसे केवल संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसे हम केवल एसेट में दिखाएंगे क्योंकि ये माना जाएगा कि अंतिम रहतिये को क्रय में से पहले ही घटा लिया गया होगा। अदत्त व्यय, ये हमारा अदत्त व्यय होता है ऐसा कोई खर्च जिसका लाभ तो चालू वर्ष में ले लिया गया हो लेकिन भुगतान अंतिम तिथि तक नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने इसका प्रॉफिट तो ले लिया है लेकिन हमने पेमेंट नहीं की है, तो ये हमारा अदत्त व्यय कहलाता है। अदत्त व्यय को चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में डेबिट की ओर दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। जैसे जो हमारा अदत्त व्यय होता है ना, इसे हम लाभ हानि खाते में तो डेबिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में हम इसे दायित्व जो हमारी लायबिलिटी होती है उसमें दिखाते हैं। चालू वर्ष के लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय जोड़कर दिखाते हैं। जो हमारा करंट ईयर है ना, उसके हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसे जो उसका रिलेटेड एक्सपेंस होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं। पूर्वदत्त व्यय क्या होते हैं? वे ये ऐसे व्यय होते हैं जिनका भुगतान तो चालू वर्ष में कर दिया गया है किंतु उनका लाभ आगामी वर्ष में प्राप्त किया जाएगा। मतलब जो हम पेमेंट जो है ना वो तो हम करंट ईयर में कर चुके हैं और उसका जो भुगतान है किंतु उनका लाभ आगामी पेमेंट कर चुके हैं और उसका जो हम एडवांटेज है वो हम आने वाले टाइम में लेंगे। जैसे बीमे की किस्त, इंश्योरेंस की जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो, वेतन, सैलरी आदि। इन व्ययों को लाभ हानि खाते के संबंधित व्यय में से घटाकर लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें से तो हम घटा देते हैं और लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है इनको। इसको इसलिए घटाया जाता है क्योंकि चालू वर्ष में इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जो हमारा करंट ईयर है ना उसमें इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ये हमारी एसेट बन जाती है और हम इसे संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। उपार्जित आय क्या होती है? ये ऐसी आय होती है जो चालू वर्ष में कमा तो ली गई है किंतु प्राप्त नहीं की गई है, जिससे ब्याज, किराया, कमीशन आदि। मतलब जो हमारी ऐसी इनकम होती है जो करंट ईयर में कमा तो ली है हमने लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है, जैसे ब्याज, किराया, कमीशन वगैरह जो होता है। उपार्जित आय लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है क्योंकि ये एक आय है और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है। उपार्जित आय लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक आय है और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है। जो बैलेंस शीट होती है उसकी क्या है? एसेट साइड में दिखाएंगे क्योंकि इससे हमें कैश प्राप्त होगा, रोकड़ प्राप्त होनी है। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय क्या होती है? ये ऐसी आय होती है जो हिसाबी वर्ष में प्राप्त तो हो गई है, ठीक है, जो हमारा हिसाबी वर्ष है उसमें प्राप्त तो हुई है किंतु कमाई नहीं गई है, अर्न नहीं हुई है, जैसे पेशगी, प्राप्त किराया आदि। इसको लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में से घटाकर दिखाते हैं। जो हमारा लाभ हानि प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना, उसके हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं घटाकर। आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर दिखाया जाता है। जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हम लायबिलिटी जो होती है हमारी उस साइड में से दिखाते हैं। ह्रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन, ये व्यापार में स्थायी संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से संपत्ति के मूल्यों में जो कमी आती है उसे ह्रास कहते हैं। मतलब जो हमारा ट्रेड है ना व्यापार, उसमें स्थायी फिक्स्ड एसेट के कॉन्टिन्यूस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ह्रास की राशि एक निश्चित दर के अनुसार निकाली जाती है। मतलब जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है ना वो हम एक फिक्स्ड रेट से निकालते हैं। ह्रास को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति में से घटा दिया जाता है। मतलब जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम एसेट में से इसको घटा देते हैं। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज क्या होता है? जब कोई बिजनेस व्यापार या बिजनेस का स्वामी है तो वो व्यापार में पूंजी लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है,
फिर वह क्या करता है कि व्यापार के लिए एक प्रकार का ऋण होता है। मतलब जो हमारी कैपिटल होती है वो हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का लोन का काम करती है। इस जोखिम के बदले वह कुछ लाभ कमाना चाहता है। वह क्या करता है, कुछ ना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। स्वामी पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज लगाता है। ये व्यापार के लिए एक व्यय होता है। मतलब स्वामी जो है वो पूंजी पर एक ब्याज लगा देता है। फिर क्या करता है, व्यापार के लिए एक व्यय होता है। इसे लाभानी खाते से डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। दायित्व पक्ष में इसे पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है। जो हमारी लायबिलिटी होती है ना, उसे हम कैपिटल में ऐड करके तब दिखाते हैं। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्यापार में से व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए समय समय पर धन निकालता है, इसे आहरण कहते हैं। मतलब ड्राइंग होता है ना, मतलब क्या है कि जो बिजनेस पर्सन होंगे वो टाइम टाइम पर पैसे लेंगे बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जिस प्रकार व्यापार का स्वामी पूंजी पर ब्याज लेता है, उसी प्रकार उसे आप अपने द्वारा किए गए आहरण पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। मतलब जैसे कि इंटरेस्ट जो है ना वो हमें अपने बिजनेस को देना होता है। इसे आहरण पर ब्याज कहते हैं। इसे लाभानी खाते क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, मतलब जो हमारी लायबिलिटी होती है उसमें हम लिखते हैं। पूंजी में से घटा कर दिखाएंगे लेकिन उसको। ऋण पर अदत ब्याज, मतलब जो हमारा लोन होता है ना उस पर हम अदत ब्याज कौन सा होता है। व्यापार में व्यवसायी की पूंजी के अतिरिक्त बाजार से उधार लेकर पैसा भी लगाया जाता है। जैसे कि हम बिजनेस में पैसा ना उधार लेकर लगा रहे हैं, ऐसे उधार पर ब्याज का भुगतान करना होता है। हमें क्या है, इंटरेस्ट की जो है ना पेमेंट करनी होगी। यदि चालू वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे अदत ब्याज माना जाता है। इसे समायोजन के रूप में दिखाया जाता है। इसे लाभानी खाते में डेबिट पक्ष की ओर लिखते हैं तथा आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर ऋण में जोड़कर दिखाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे उधार पर ब्याज का भुगतान करना होता है। जब हम उधार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को पेड करते हैं। यदि चालू वर्ष में ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, मानो कि हमने करंट ईयर में इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इसे अदत ब्याज कहेंगे। इसे समायोजना के रूप में दिखाया जाता है। ये एक हमारी एडजस्टमेंट होती है। इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं और बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष और ऋण में जोड़कर दिखाते हैं। जो हमारा लोन होता है उसमें हम ऐड करके दिखाते हैं। डूबत ऋण क्या होता है? डूबत ऋण वो होता है, व्यापारी माल का क्रय विक्रय उधार एवं नकद दोनों में करता है। मतलब जो सेल और परचेज होती है वो नकद भी करी जाती है, उधार भी करी जाती है। उधार माल जिन व्यक्तियों को दिया जाता है उन्हें देनदार कहते हैं। जिनको हम उधार माल देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, देनदार, मतलब डेप्टर। यदि देनदार पागल हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है, अगर हमारा डेप्टर है वो या तो पागल हो गया है या दिवालिया हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, ये मान लेते हैं कि वो हमें मिलेगा ही नहीं, तो उसे डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋणों को लाभ हानि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे हम, और आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्षी और देनदारों में से घटाकर दिखाया जाता है। जो हमारे डेप्टर होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, अपनी एसेट साइड में दिखाएंगे। एसेट साइड में हम इसे डूबत ऋण को डेप्टर्स में से घटा देंगे और तब दिखाएंगे। डूबत ऋण एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन अथवा संचय। डूबत ऋण के पश्चात भी सभी देनदार भुगतान करेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब जो डूबत ऋण है उसके बाद भी क्या देनदार हमारा भुगतान करेंगे नहीं करेंगे, इट्स नॉट श्योर। कुछ देनदार ऐसे होते हैं जिन पर सदैव ये संदेह रहता है कि जिनके ऊपर हमें ये शक रहता है कि वो रकम का भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे देनदारों के लिए विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत दर से चालू वर्ष के लाभों में से कुछ आयोजन किया जाता है। मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर हम एक फिक्स रेट लगा देते हैं कि हम चालू वर्ष के लाभों में से कुछ आयोजन करते हैं। और यदि आने वाले वर्ष में किसी प्रकार की वसूली ना की जाए, हमें कोई पेमेंट ना मिले, तो उस लॉस की वजह से ना प्रावधान करेंगे, आयोजन करेंगे इसका कि पूरा किया जा सकता है हमारा। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ देखो कि जो हमारा डूबत ऋण है उसे हम ये मान लेते हैं कि वो हमें मिलेगा नहीं, उसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हम इसे डेबिट साइड में शो कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में।
और बैलेंस शीट के अंदर देनदारों में से घटाकर तब दिखाएंगे। क्लियर? ओके। देनदारों पर छूट के लिए संचय। व्यापार के देनदारों को शीघ्र भुगतान के लिए छूट का प्रलोभन दिया जाता है, अतः वे छूट जो अगले वर्ष देनदारों को दी जाएगी उसके लिए आयोजन किया जाता है, जिसे देनदारों के लिए छूट का प्रावधान कहते हैं। मतलब जो व्यापार के देनदार होते हैं ना, उन्हें हम क्या करते हैं, क्विक पेमेंट करते हैं, बहुत जल्दी से हमें पेमेंट करना होता है और छूट का प्रलोभन देते हैं। हम उन्हें एक क्या करते हैं, एक डिस्काउंट के लिए ना ऑफ़र देते हैं। तो ये छूट जो अगले वर्ष देनदारों को दी जाएगी उसके लिए आयोजन किया जाता है, एक एडजस्टमेंट करी जाती है, जिसे देनदारों के लिए छूट का प्रावधान कहते हैं। इसे लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, लिखा जाएगा उसको। मतलब प्रॉफिट लॉस में हम डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष की ओर देनदारों में से घटाकर दिखाते हैं। लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन। जो लेनदार हैं उन पर छूट के लिए क्या आयोजन होगा। जिस प्रकार हम लोग अपने देनदारों को प्रलोभन देने हेतु आयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार लेनदार भी जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए हमें छूट देते हैं। मतलब जिनको हमें पेमेंट करनी है वो भी हमें कोई ऑफ़र देते हैं कि अगर हम इतने टाइम में पेमेंट करेंगे तो हमें इतना परसेंट छूट वो दे रहे हैं। ये छूट इस वर्ष लाभ में सम्मिलित कर ली जाती है। ये भी हमारा एक प्रॉफिट ही एज्यूम किया जाएगा। इसको सम्मिलित करने का मुख्य कारण ये होता है कि इस वर्ष का लाभ इसी वर्ष में सम्मिलित कर लिया जाए। मतलब इसका जो मेन पर्पज़ होगा वो यही होगा कि हम इस प्रॉफिट को इसी ईयर के प्रॉफिट में ऐड ऑन कर लेंगे। इसे लाभानी खाते क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाया जाता है। यह आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर लेनदारों में से घटा दिया जाता है। आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट स्थिति विवरण क्या होता है। प्रत्येक व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। किसी भी व्यापार की सही आर्थिक स्थिति उसके संपत्ति एवं दायित्वों से पता लगाई जा सकती है। अतः आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्वों का संपूर्ण विवरण सभी प्रकार के प्रावधानों के पश्चात पता लगाया जाता है। मुख्यतः आर्थिक चिट्ठा व्यापारिक एवं लाभानी खाते के पश्चात बनाया जाता है। जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और इसका क्या है कि संपत्ति एवं दायित्वों के पूर्व विवरण सभी प्रकार के प्रावधानों के पश्चात लगाए जाते हैं। मतलब जितने भी हमारे प्रोविजंस होते हैं ना, हम उनके बाद में एसेट और लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। स्थिति विवरण एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यापार की सही आर्थिक स्थिति को देखा जा सकता है। मतलब ये कि ये इस तरह का एक आईना होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है और वो एक्चुअल उसका क्या स्टेटस है। पामर क्या कहते हैं इसके बारे में। पामर के अनुसार चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जिसमें एक दी गई तिथि पर एक व्यापारी के एक और संपत्ति एवं अधिकार को एवं दूसरी ओर दायित्व को दर्शाया जाता है। मतलब जो पामर हैं वो कहते हैं कि चिट्ठा जो बैलेंस शीट है वो इस तरह का स्टेटमेंट है जिसमें एक फिक्स्ड हम डेट पर एक संपत्ति एवं अधिकार, मतलब एक तरफ तो हम अपनी एसेट को डाल देते हैं और एक तरफ हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, इनको लिखकर हम उसकी एक्चुअल पोजीशन का आकलन करते हैं। J.R. बर्टली बॉय क्या कहते हैं। स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष तिथि को किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। मतलब किसी भी व्यापारी या बिजनेस की जो पोजीशन है उसको देखने के लिए बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा बनाना आर्थिक चिट्ठा अंतिम खातों का एक भाग है, किंतु इसे खाता नहीं कहेंगे बल्कि एक विवरण कहा जाएगा, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों का विवरण दिया जाता है। मतलब जो है ना, इसमें हम क्या है, पर्सनल और रियल जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनकी एक स्टेटमेंट दी जाती है। इस विवरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग होता है इसका दायित्व पक्ष, दूसरा होता है संपत्ति पक्ष। एक के अंदर तो हम अपनी लायबिलिटीज़ डाल देते हैं सारी और एक में एसेट डाल देते हैं। संपत्ति पक्ष व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के डेबिट शेषों को दर्शाता है, वहीं दायित्व पक्ष क्रेडिट शेषों को दर्शाता है। किंतु इसमें एक बात सदैव होनी चाहिए कि स्थिति विवरण के संपत्ति और दायित्व पक्षों का योग सदैव बराबर होना चाहिए। मतलब जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें हमारी दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल होना चाहिए। स्थिति विवरण में दायित्वों एवं संपत्तियों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है।
इसे संपत्तियों और दायित्वों की क्रमबद्धता कहते हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण किसी भी जानकारी को शीघ्रता से प्राप्त करना है। जो हमारा स्थिति विवरण है ना, उसमें हम एसेट और लायबिलिटीज़ को एक स्पेसिफिक क्रम में लिख देते हैं, उसे क्रमबद्धता कहते हैं। ऐसा करने का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो जानकारी को जल्दी से पता लगाना है। बैलेंस शीट कैसे बनती है, इसमें हम क्या करते हैं, नेम ऑफ द फर्म या किसी पर्सन का नाम लिख देंगे। एज ऑन जो हमारी डेट है बैलेंस शीट की वो लिख देते हैं। फिर हम इसकी लायबिलिटीज़ और एसेट अमाउंट डाल देते हैं दोनों साइड में। लायबिलिटी होती है फिक्स्ड लायबिलिटी, इसमें हमारी कैपिटल आ जाती है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। फिर ड्राइंग इसके माइनस कर देते हैं हम। लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है यहाँ पर करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पर हम फिक्स्ड एसेट डाल देते हैं एसेट साइड में। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल। करेंट एसेट में हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। चिट्ठे की क्रमबद्धता को दो रूपों में दर्शाया जा सकता है स्थायित्व के क्रम में। इसका मतलब क्या होता है कि इनमें चालू संपत्तियों को बाद में, स्थायी संपत्तियों को पहले दिखाया जाता है। और जो हमारी करंट एसेट्स हैं ना, उनको हम बाद में दिखाते हैं, और जो हमारी फिक्स्ड एसेट है उनको हम पहले दिखाते हैं। दूसरी ओर जो पक्ष होता है उसमें क्या करते हैं हम, दायित्व पक्ष में सर्वप्रथम पूंजी को एवं अन्य दीर्घकालीन देयताओं को बाद में दिखाया जाता है। इसके पश्चात चालू दायित्व दिखाए जाते हैं। ओके। तरलता के क्रम में क्या होता है, इसके अनुसार परिवर्तनीय एवं चालू संपत्तियों को पहले, मतलब जो हमारे वेरिएबल और करंट एसेट्स हैं ना, उनको हम पहले दिखाते हैं और फिक्स्ड एसेट को हम बाद में दिखाते हैं। इस प्रकार चालू दायित्वों को, जो हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको हम पहले दिखाते हैं, और जो हमारे दीर्घकालीन दायित्व हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं, उनको हम बाद में दिखाया जाता है। सॉरी। नॉट साधारणतया आर्थिक चिट्ठे दायित्व, साधारणतया आर्थिक चिट्ठा स्थायित्व के क्रम में बनाया जाता है। स्थिति विवरण तैयार करने की विधि क्या होती है। सर्वप्रथम तलपट में स्थिति विवरण के सभी पक्षों को संबंधित समायोजनाओं सहित लिखते हैं। सभी समायोजनाओं का दो जगह लेखा किया जाता है, एक व्यापार एवं लाभानी खाते में, दूसरा आर्थिक चिट्ठे में। पहला जो लेखा करते हैं वो हम करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, दूसरा करते हैं हम बैलेंस शीट में। तलपट में आय व्यय खातों को अलग अलग पहचान की जाती है। तलपट में दिए गए संपत्ति और दायित्व खातों के शेष निकाले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनके बैलेंसेस को निकाल देते हैं। तो लर्नर्स, आपको ये जो मेरी वीडियो है इसको देखकर समझना है और अच्छे से इसके नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिए आप। और आप एक दो मतलब कुछ भी इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी होता है हर चीज़ का। और आप ना ये वीडियोस वगैरह अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, प्लीज़ लाइक करिए इसे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सारी वीडियोस आ रही हैं उनको आप रूटीन से देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।